आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सेम ब्रांड्स हर कंट्री में कैसे मिलते हैं, कभी सोचा है? हो सकता है तुम्हारा फोन एक कंट्री में डिजाइन हुआ हो और दूसरी में असेंबल। ये जो ग्लोबल कनेक्शन है प्रोडक्शन और मार्केट्स का, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पहले ज्यादातर कंट्रीज अपने लिए ही प्रोडक्शन करती थीं। कॉलोनीज से रॉ मटेरियल्स पावरफुल कंट्रीज को भेजे जाते थे। फिर वही कंट्रीज फिनिश्ड गुड्स बनाकर कॉलोनीज को महंगा बेचती थीं। धीरे धीरे ट्रेड ने दूर दराज कंट्रीज को कनेक्ट करना शुरू किया। लेकिन अब सिर्फ ट्रेड करना काफी नहीं था। कंपनीज ने सोचा, क्यों ना दूसरे देशों में खुद प्रोडक्शन शुरू किया जाए। यहीं से शुरू हुआ एमएनसीज का राइज। एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी, जो एक से ज्यादा देशों में ऑपरेट करती है। ये अलग अलग कंट्रीज में फैक्ट्रीज ओन या कंट्रोल करती है। दूसरे देशों में फैक्ट्री लगाने के लिए ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है। जहां लेबर सस्ती होती है, वहां प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ती है। अगर रॉ मटेरियल्स पास में मिल जाएं, तो कंपनी वहीं सेटअप लगाती है। बड़े मार्केट वाले देश में प्रोडक्शन करने से सेल्स भी बढ़ती है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, यही मेन गोल है। अब सवाल है, एमएनसी अलग अलग देशों में काम कैसे कनेक्ट करती है? इसी प्रोसेस को कहते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट कमाया जा सके। जब कोई कंपनी दूसरे देश में पैसा लगाए, उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कई बार एमएनसी लोकल कंपनीज के साथ मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन करती है। कभी एमएनसी किसी लोकल कंपनी को खरीद भी लेती है, या फिर एमएनसी छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देकर उनसे प्रोडक्शन करवाती है। मान लो एक शर्ट, कपास एक देश में उगी, स्टिचिंग दूसरे में हुई और सेल तीसरे में। जब प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस अलग देशों में होते हैं, उसे ग्लोबल सप्लाई चेन कहते हैं। अब तक हमने प्रोडक्शन की ग्लोबल कनेक्शन देखी, लेकिन कंट्रीज के बीच सामान का लेन देन कैसे होता है? इसी को कहते हैं फॉरेन ट्रेड। जब एक देश दूसरे देश से गुड्स खरीदे या बेचे, उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। गुड्स बाहर बेचे तो एक्सपोर्ट, और बाहर से खरीदे तो इंपोर्ट। फॉरेन ट्रेड से कंपनीज को बड़ा मार्केट मिलता है। कंज्यूमर्स को ज्यादा वैरायटी और चॉइसेस मिलती हैं। कंपटीशन बढ़ने से कंपनीज क्वालिटी इंप्रूव करती हैं। कंपटीशन से कई बार प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। जब फॉरेन ट्रेड बढ़ता है, तो मार्केट्स पर क्या असर पड़ता है? धीरे धीरे अलग अलग देशों के मार्केट्स आपस में कनेक्ट होने लगते हैं। अब वही प्रोडक्ट कई देशों में एक जैसा मिलने लगता है। जब अलग अलग देशों के मार्केट्स आपस में जुड़ जाएं, उसे इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स कहते हैं। इसीलिए आज ग्लोबल ब्रांड्स लगभग हर कंट्री में दिखते हैं। जब मार्केट्स भी कनेक्ट हो गए, तो पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा? जब दुनिया के देश तेजी से आपस में जुड़ने लगते हैं, उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसमें कंट्रीज के बीच तेजी से इकोनॉमिक कनेक्शन बढ़ता है। गुड्स एक देश से दूसरे देश में आसानी से जाने लगते हैं। सर्विसेज भी अब बॉर्डर्स के पार दी जाने लगी हैं। कंपनीज दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करने लगी हैं। एमएनसीज इस पूरी प्रोसेस को तेजी से फैलाने में मेन रोल निभाती हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ी कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी।
ट्रांसपोर्ट में सुधार से देशों के बीच दूरी कम महसूस होने लगी। तेज शिपिंग से टाइम और कॉस्ट दोनों कम हो गए। एयर ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंशन से सामान जल्दी पहुंचने लगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को डिजिटली जोड़ दिया। इंटरनेट से ग्लोबल मार्केट्स एक क्लिक पर आ गए। अब कम्युनिकेशन सेकंड्स में पूरी दुनिया में हो जाता है। टेक्नोलॉजी के साथ एक और बड़ा चेंज आया गवर्नमेंट पॉलिसी में। ट्रेड बैरियर्स मतलब ऐसे रूल्स जो फॉरेन गुड्स को आसानी से आने से रोकते हैं। इंपोर्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो बाहर से आने वाले गुड्स पर लगाया जाता है। 1991 से पहले इंडिया प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉलो करता था। जब सरकार ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कम करती है उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। 1991 में इंडिया ने कई ट्रेड बैरियर्स हटा दिए। अब फॉरेन कंपनीज आसानी से इंडिया में एंट्री लेने लगी। कंपटीशन बढ़ने से इंडियन कंपनीज को इंप्रूव करना पड़ा। प्राइवेट सेक्टर को भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। जब ट्रेड ग्लोबल हो गया तो रूल्स कौन बनाएगा? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स बनाती है। इसका मेन एम है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। WTO के रूल्स मेंबर कंट्रीज पर लागू होते हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज डिसीजंस पर ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं। कई रिच नेशंस अब भी अपने फार्मर्स के लिए ट्रेड बैरियर्स रखते हैं। इससे ग्लोबल ट्रेड रूल्स में इनइक्वालिटी दिखाई देती है। तो ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या असर पड़ा? कंज्यूमर्स को अब ज्यादा ब्रांड्स और वैरायटी मिलने लगी। कंपटीशन बढ़ने से गुड्स की क्वालिटी बेहतर हुई। कंपटीशन की वजह से कई प्रोडक्ट सस्ते भी हुए। इंडिया का आईटी सेक्टर ग्लोबलाइजेशन से तेजी से ग्रो हुआ। सर्विस सेक्टर जैसे बैंकिंग और टेलीकॉम भी एक्सपैंड हुए। कई इंडियन कंपनीज खुद ग्लोबल एमएनसीज बन गईं। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन से सभी को फायदा नहीं हुआ। छोटे प्रोड्यूसर्स को बड़ी कंपनी से कड़ी कंपटीशन मिली। कुछ लोकल फैक्ट्रीज कंपटीशन में टिक नहीं पाई। फैक्ट्री बंद होने से कई वर्कर्स की जॉब्स चली गईं। अब कई जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो गईं, सिक्योरिटी कम हो गई। इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को कम वेजेस और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स सबको बराबर नहीं मिले। हमने देखा ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स सबको बराबर नहीं मिले। जब ग्रोथ के फायदे सब तक पहुंचे उसे फेयर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सरकार का काम है रूल्स बनाकर मार्केट को रेगुलेट करना। छोटे प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए। वर्कर्स को मिनिमम वेजेस और जॉब सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। कई ऑर्गेनाइजेशंस फेयर ट्रेड की डिमांड भी करती हैं। गोल होना चाहिए सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्लोबलाइजेशन तभी सफल है जब विकास सबके लिए हो।